इस वीडियो को देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार चंद्रा है और मैं शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग एमए समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र प्रथम के यूनिट 4 में जो क्रिटिकल थ्योरी है यानी विवेचनात्मक सिद्धांत है के बारे में विस्तार से जानेंगे और विवेचनात्मक सिद्धांत की इस कड़ी में हम थियोडोर एडाग्नो ने विवेचनात्मक सिद्धांत को कैसे प्रस्तुत किया है इसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत थियोडोर वेडानो का थोड़ा जीवन परिचय और उसके साथ ही उसके क्या योगदान है विवेचनात्मक सिद्धांत को लेकर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही विवेचनात्मक सिद्धांत के संदर्भ में किए जाने वाले आलोचनाओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कक्षा का। तो आइए आज की इस कक्षा का शुरुआत करते हैं और विवेचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत थियोडोर एडोर्नो कौन थे उनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले तो थियोडोर एडोर्नो, जिसे विवेचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं, इनका जन्म 1903 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। तो थियोडोर एडोर्नो का जन्म 1903 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी माता जो थी वो कैथोलिक धर्म से संबंधित थी, जबकि थियोडोर एडोर्नो ने बाद में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया, अनुसरण कर लिया। इसके अतिरिक्त देखें तो थियोडोर एडोर्नो बहुत जल्दी ही फ्रैंकफर्ट समूह से जुड़ गए। फ्रैंकफर्ट समूह मतलब बड़े बड़े विचारकों और चिंतकों का एक समूह था जर्मनी में। उस समूह से जाकर जुड़ गए और वहां उनका परिचय जो है वो होर्खहाइमर, वाल्टर बेंजामिन जैसे बड़े बुद्धिजीवियों से हुआ। और आगे देखें तो होर्खहाइमर जो है 1930 में फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के डायरेक्टर बन गए और यहीं से होर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो दोनों मिलकर जीवन पर्यंत तक समाजशास्त्रीय अध्ययन में दोनों ने साथ साथ सहयोग किया है, दोनों ने साथ साथ अध्ययन किया है और बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। इसके अतिरिक्त देखें तो 1930 के दशक में ही जर्मनी में बहुत सारी घटनाएं घटित हुआ। जर्मनी में दक्षिण वामपंथी का आगमन हो रहा था, पुनर्जागरण का काल हो रहा था। रूस में समाजवाद की स्थापना हो रही थी और 1929 में ही वैश्विक स्तर पर मंदी का सामना पूरा विश्व कर रही थी। ऐसी स्थिति में समाज जो है वो विच्छिन्न हो गया था, समाज में असमानता उत्पन्न हो गई थी, समाज में कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, समाज जो है वो असंगठित हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के जितने भी बड़े चिंतक थे उन्हें जर्मनी छोड़कर बाहर जाना पड़ा और जर्मनी छोड़कर बाहर जाना पड़ा तो इसी बीच में वाल्टर बेंजामिन जो है इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया और इसका सबसे गहरा प्रभाव जो है वो थियोडोर एडोर्नो पर पड़ा। जबकि इन समस्त घटनाओं जैसे कि रूस में समाजवाद की स्थापना, दक्षिण में जर्मनी में दक्षिणपंथी आगमन और 1929 का वैश्विक मंदी, इन सब में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए थे, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में घटित हुआ। समाज में बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न हो गई, समाज में बहुत सारी क्या कहा जाए उसको, बहुत सारी असंगठनकारी बुराइयां उत्पन्न हो गई। तो इन्हें दूर करने के लिए फ्रैंकफर्ट समुदाय के साथ मिलकर थियोडोर एडोर्नो ने पुनः अध्ययन प्रारंभ कर दिया और आगे इनके सिद्धांतों को हम थियोडोर एडोर्नो के सिद्धांतों को हम इनके सिद्धांतों में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त थियोडोर एडोर्नो जो है उनका विवेचनात्मक सिद्धांत मास कल्चर के आलोचना के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने मास कल्चर की आलोचना की है और इसी कारण से ये प्रसिद्ध हुए थे, बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। तो आइए देखते हैं इनके सिद्धांतों में क्या है। थियोडोर एडोर्नो ने कुछ पुस्तकें भी लिखी है
इन पुस्तकों में द अर्थेरिटियन पर्सनालिटी, डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट, ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं। तो पहला है द अर्थेरिटियन पर्सनालिटी और दूसरा द डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट। जबकि अन्य जो पुस्तकें हैं वो होर्खहाइमर के साथ इन्होंने लिखा है, दोनों का सहयोग से बहुत सारे इन्होंने पुस्तकें लिखी है। तो आइए देखते हैं थियोडोर एडोर्नो का विवेचनात्मक सिद्धांत। तो थियोडोर एडोर्नो का विवेचनात्मक सिद्धांत, जिसे हम ज्ञानोदय का द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ज्ञानोदय का द्वंद्वात्मक सिद्धांत। तो क्या है ज्ञानोदय का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, देखते हैं। तो ज्ञानोदय का जो सिद्धांत है ये 18वीं शताब्दी में विचारकों या 18वीं शताब्दी के विचारकों द्वारा रखा गया था, और ये जितने भी विचारक थे वो सब दार्शनिक थे। 18वीं शताब्दी में ये विचारकों द्वारा ज्ञानोदय का सिद्धांत रखा गया, और सारे जो सिद्धांतकारी थे वो सब क्या थे, दार्शनिक थे, और इनके दर्शन का जो आधार था वो विज्ञान था। यानी दार्शनिक थे किंतु इनके अध्ययन का जो आधार था वो क्या था, विज्ञान था। इन विचारकों का मानना था कि व्यक्ति और समाज को बुद्धि संगतता के माध्यम से देखना चाहिए, यानी व्यक्ति को बुद्धि संगत के अनुसार काम करना चाहिए। मनुष्य की संपूर्ण प्रगति विज्ञान और शिक्षा पर ही टिका हुआ है। यदि कोई व्यक्ति तर्क करता है और कार्य करता है तो वह तरक्की करेगा, यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वह तरक्की करेगा। तो ऐसे विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने ज्ञानोदय का सिद्धांत प्रस्तुत किया 18वीं शताब्दी। और इसी ज्ञानोदय के सिद्धांत ने सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की भावना को क्या किया, शक्ति प्रदान किया या पुनः स्थापित किया, सोशल जस्टिस की भावना को समाज में। मार्क्स ने एक और तर्क दिया था कि समाज में अलगाव का जो कारण है उसके लिए पूंजीवाद को उसने उसका कारण ठहराया था कि पूंजीवाद के कारण व्यक्ति जो है वो अलगाव करता है, पूंजीवाद का के कारण व्यक्ति जो है वो अलगाव करता है। तो थियोडोर एडोर्नो ने इसको स्वीकार नहीं किया। थियोडोर एडोर्नो और साथ में होर्खहाइमर दोनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो दोनों नहीं मानते थे कि अलगाव का कारण पूंजीवाद है, बल्कि इन्होंने अलगाव का कारण पूंजीवाद को न मानकर ज्ञानोदय के सिद्धांत को माना या ज्ञानोदय को माना कि समाज में ज्ञानोदय के काल में उद्योगों का भी विकास हुआ, समाज में शिक्षा का भी विस्तार हुआ, सामाजिक न्याय भी आ गई और विकास भी होने लगा, किंतु इन सब ने समाज में द्वंद्व उत्पन्न कर दिया। तो समाज में द्वंद्व उत्पन्न कर दिया, तो इसी कारण इन्होंने उद्योग को, शिक्षा को, सामाजिक न्याय को, विकास को द्वंद्वात्मक माना कि इसके कारण समाज में क्या उत्पन्न होता है, द्वंद्वात्मक उत्पन्न होता है। यानी ज्ञानोदय को थियोडोर एडोर्नो ने द्वंद्वात्मक माना। तो मार्क्स के विपरीत जहां अलगाव का कारण पूंजीवाद माना है मार्क्स ने, तो उसका खंडन करते हुए थियोडोर एडोर्नो और होर्खहाइमर दोनों ने इसकी आलोचना की है और उसके स्थान पर इन्होंने एक अलग प्रकार का अलगाव बताया जो कि और भी बहुत गहरा था। मार्क्स कहते थे कि श्रमिकों का अलगाव उसके श्रमिक अपने उत्पादन से अलगाव करता है, उत्पादन से होता है, लेकिन होर्खहाइमर और एडोर्नो का कहना था कि नए प्रकार का अलगाव समाज और स्वयं प्रकृति से होता है। लोग जितना अधिक प्रकृति पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे उतना ही उनका अलगाव अपने आप स्वयं से होता जाएगा। ऐसा थियोडोर एडोर्नो और होर्खहाइमर कहा करते थे कि आदमी
जितना अधिक प्रकृति को अपने अधीनस्थ करना चाहेगा, उतना ही आदमी अपने आप को अधीनस्थ कर लेता है, यानी अपने आप से अलगाव करने लगता है। ये होता यह है कि मनुष्य की यह कोशिश होती है कि प्रकृति पर वह नियंत्रण स्थापित करे। वह प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता है, इसलिए बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर सुरंग बना देता है, बड़ी नदियों को पानी को रोककर बांध बना देता है, बड़े बड़े जंगलों को काटकर वो सड़क बना देता है। तो वह प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता है, वह प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है और इस प्रकार वह प्रकृति को नष्ट कर देता है और अपनी मानवता को इतना नीचे गिरा देता है कि वह उसकी बुनियाद को भी नष्ट कर देता है। वह यह नहीं जानता, वह इस बात को भी नकारना शुरू कर देता है कि वह स्वयं प्रकृति का हिस्सा है, उसके जीवित रहने का कारण भी प्रकृति है। तो इन सबको वह नकार देता है और इसी कारण से व्यक्ति अपने आप से अलगाव करने लगता है। इन सबको उसने होर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो ने अपनी पुस्तक डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट में माना है। हमारे भारत के संदर्भ में भी यह संदर्भ है। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि भारत में भी उद्योगों के विकास के साथ साथ वैज्ञानिकता के साथ साथ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, सुरंगें बनाई जा रही है, प्रकृति को हम नष्ट करते जा रहे हैं, प्रकृति को हम अपने नियंत्रण में रखना चाह रहे हैं, किंतु हम कर क्या रहे हैं, हम अपने ही अस्तित्व का नष्ट कर रहे हैं क्योंकि हम आदमी जो है वह प्रकृति का ही अंग है, जीवन है, प्रकृति के कारण ही जीवित है और यदि प्रकृति नहीं रहेगी तो फिर उस आदमी का अपने आप से अलगाव होगा ही। तो यह बात थियोडोर एडोर्नो बताना चाह रहे थे कि मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण पूंजीवाद था, जबकि यहां पास अलगाव का मुख्य कारण थियोडोर एडोर्नो अपने आप को बता रहे हैं, अपने स्वयं के अलगाव को बता रहे हैं, इस ज्ञानोदय के सिद्धांत को बता रहे हैं कि ज्ञानोदय ने समाज में द्वंद्व उत्पन्न कर दिया है और इसी कारण से व्यक्ति अपने आप से अलगाव कर रहा है, वह प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, प्रकृति के नियंत्रण में रहना नहीं चाहता। बीसवीं शताब्दी के आगमन से ही थियोडोर एडोर्नो और होर्खहाइमर चिंतित थे, नाखुश थे। भले ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यूरोप में ज्ञानोदय का प्रचार प्रसार हो गया था, किंतु होर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो इससे नाखुश थे क्योंकि उनका कहना था कि भले ही विकास आ गया, शिक्षा का विस्तार हो गया, विज्ञान के माध्यम से तकनीकों का विकास हो गया, किंतु आम जनता इससे वंचित है, अभी भी वंचित है। आम जनता इससे किसी भी प्रकार से कोई लाभ आम जनता को नहीं हो रहा है। जिस प्रकार, और उन्होंने इसे अपने कोटेशन में भी कहा है कि ज्ञानोदय एक प्रकार का धोखा था, आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यह कि प्रगति और तकनीकी के नाम पर एक ऐसी संस्कृति आ गई जिसे उसने उद्योग संस्कृति कहा। उद्योग संस्कृति आ गया जिसने आम आदमी के साथ जलसाजी की है। तो उनके लेखन से भी पता चलता है कि उद्योग एक प्रकार का लोगों के सामने, विकास एक प्रकार के लोगों के सामने, या शिक्षा लोगों के सामने एक प्रकार का धोखा था। इससे आम जनता को किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं हुआ और एक नए प्रकार की संस्कृति आ गई। उस संस्कृति को थियोडोर एडोर्नो और होर्खहाइमर ने उद्योग संस्कृति कहा और यह केवल आम जनता के सामने एक जालसाज था, केवल दिखावा था। एडोर्नो और होर्खहाइमर दोनों ने पूंजीवाद और ज्ञानोदय का जो विश्लेषण किया है उससे बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है कि उस युग में उद्योगों का विकास हुआ, न्याय की व्यवस्था आई, समानता, प्रसन्नता, सभी को तरीके के नाम पर कोई ना कोई कारण बताकर सबको सही कह दिया गया। किंतु दोनों ही लेखकों ने ज्ञानोदय में द्वंद्व पाया और इसका परिणाम यह हुआ
कि इन सबका भार आम जनता के कंधों पर रख दिया गया, जबकि आम जनता ही इससे असुरक्षित थी। लोगों के जीवन में नियंत्रण पाने में असमर्थ था प्रशासन, और लोगों को किसी भी प्रकार की आलोचना लोगों ने इसकी नहीं की, क्योंकि इसे सही बता दिया गया बुद्धिजीवियों द्वारा। तो बस एक मूक प्राणी की तरह रहकर वो अपना जीवन जीते रहे। और यही कारण है कि थियोडोर एडोर्नो और होर्खहैमर दोनों चिंतित थे, क्योंकि यह जो विकास था, ज्ञानोदय था, वो एक दिखावा था। इससे आम लोगों को, आम नागरिकों को किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं हुआ था, जबकि इसका पूरा पूरा भार, इसको बनाने में पूरा पूरा भार आम जनता के ऊपर ही था। तो ज्ञानोदय के दौरान शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, समाज में न्याय आया, न्यायपन आया, सोशल जस्टिस आया। तो इसके दौरान एक संस्कृति निर्मित हुई, और उसी संस्कृति को थियोडोर एडोर्नो ने संस्कृति उद्योग के नाम से संबोधित किया। यानी वह संस्कृति को संस्कृति उद्योग कहता है, उद्योग के नाम से उसने दर्जा दिया है। और थियोडोर एडोर्नो ने मास कल्चर की खूब आलोचना की है। मास कल्चर यानी संस्कृति की, और मास मतलब संचार की, संचार और संस्कृति दोनों की थियोडोर एडोर्नो और होर्खहैमर दोनों ने खूब आलोचना की है कि इस प्रकार देखें। और इसके नाम से उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक का नाम है कल्चर इंडस्ट्री। 1991 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था कल्चर इंडस्ट्री। तो थियोडोर एडोर्नो का कहना था कि इस ज्ञानोदय के बाद एक ऐसी संस्कृति निर्मित हुई जो आम लोगों के लिए था ही नहीं, जो आम लोगों के साथ छलावा था, और उसमें उपभोक्ता और पूंजीवाद दोनों मिलकर वस्तु को इस प्रकार से जनसंचार के माध्यम से मूल्यवान बना दिया कि उसकी बिल्कुल ही आलोचना नहीं की जा सकती। यानी वस्तुओं को संचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से इतना अधिक मूल्यवान बना दिया कि उस पर आप कोई नुस्ख नहीं निकाल सकते। और वह जो वस्तु है वो केवल बाजार चलाने के लिए तैयार किया गया था। ऐसी संस्कृति आ गई। बाजार में जो समाचार पत्र छपे होते थे, पत्र आते थे, उसमें केवल विज्ञापन भरे हुए होते थे, वस्तुओं के विज्ञापन भरे हुए होते थे। और वो जो वस्तु है जिसका जो विज्ञापन है वो केवल और केवल झूठा है। आज के समय में भी प्रासंगिक है। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने इस संस्कृति के बारे में कहा कि अब संस्कृति के नाम पर केवल ब्रांड बिकते हैं। यानी उस संस्कृति में, उद्योग संस्कृति में केवल ब्रांड बिकते हैं, वस्तु नहीं बिकते हैं, वस्तुओं के ब्रांड बिकते हैं। वस्तुओं को ब्रांड को देखकर खरीदा जाता है। वर्तमान में भी हमारे भारत में प्रासंगिक है। कह सकते हैं कि आप जूता खरीदने जाते हैं तो एडिडास देखते हैं, भले ही सामान कैसा हो। आप नाइक देखते हैं, आप रीबॉक देखते हैं, आप वुडलैंड का देखते हैं। तो उसी प्रकार का कल्चर वहां भी आया जो आम लोगों के लिए था ही। वस्तुओं को जानबूझकर मूल्यवान बना दिया गया था जनसंचार के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से। इसलिए थियोडोर एडोर्नो, होर्खहैमर इस संस्कृति को उद्योग संस्कृति कहते थे, और संचार का भी आलोचना करते थे, खूब आलोचना की है। अच्छा, उत्तर आधुनिकतावाद के समाजशास्त्रियों को भी ऐसे विचारों से बल मिला। एक बोड्रिलार्ड साहब है, बोड्रिलार्ड जी कहते हैं, एक जगह उन्होंने लिखा है कि उत्तर आधुनिक समाज में संकेत बिकते हैं, वस्तु नहीं। इनका कहना है कि इस प्रकार के समाजों में संकेत बिकते हैं, सिंबल। हम अमेरिकन टूरिस्टर का बैग खरीदते हैं, केवल सिंबल के लिए खरीदते हैं, सामान हम नहीं देखते, केवल संकेत देखते हैं। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। हम कपड़े खरीदते हैं तो लेविस का कपड़े खरीदते हैं, जीन्स खरीदते हैं तो लेविस का होना चाहिए, कीलर का होना चाहिए। सामान कैसा, इससे कोई मतलब नहीं। हम फिल्म देखने जाते हैं तो वह किस
प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाया गया है, बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाया गया, तो हम उसको देख लेते चाहे पिक्चर कैसा भी। तो इस आधार पर बिकते हैं। तो इससे उत्तर आधुनिकतावाद के समाज को भी इससे बल मिला। तो इनका कहना था कि ज्ञानोदय के बाद एक जो संस्कृति निर्मित हुई वह आम लोगों के लिए नहीं था, बल्कि वह एक दिखावे का संस्कृति था। वह आम जनता के साथ छलावा था, वस्तु को उपभोक्ता और पूंजीवाद के साथ मिलकर इतना कीमती बना दिया कि, और यह कार्य केवल बाजार चलाने के लिए बनाया गया कि समाज में जितने भी समाचार पत्र आते थे उनमें वस्तुओं के विज्ञापन भरे हुए होते थे, और उन विज्ञापनों में जो भी लिखा हुआ होता था वो केवल झूठ लिखा हुआ होता था। तो इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद के समाज शास्त्रियों को भी इससे बल मिला, और ऐसी संस्कृति की थियोडोर एडोर्नो ने खूब आलोचना की, और साथ में जनसंचार का जो माध्यम था, समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, इसका भी उन्होंने खूब आलोचना की। तो थियोडोर एडोर्नो और हॉर्खइमर का मानना है कि उद्योग संस्कृति वाले समाज में, यानी ऐसे समाज जहां संस्कृति उद्योग बन गई है और प्रचार प्रसार के माध्यम से वस्तुओं को उनकी गुणवत्ता के आधार पर ना परख कर केवल प्रचार प्रसार के माध्यम से उसे उपयोगी साबित कर दिया जाता है और समाज में उसको बेचा जाता है, उद्योग बना दिया जाता है, और यह केवल बाजार चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। इस प्रकार के समाज में गीत संगीत या कलाएं अच्छी है इसलिए नहीं बिकती, इनका ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है। चाहे संगीत या कलाएं किसी भी प्रकार की हो, फूहड़ हो, उसको अधिक से अधिक जनसंचार के माध्यमों से प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, और उसे बाजार में बेचा जाता है, और वो बखूबी बिकता भी है। इसके अतिरिक्त देखें तो थियोडोर एडोर्नो का ये जो विवेचनात्मक सिद्धांत है वो क्या हमारे वर्तमान भारत में प्रासंगिक है? तो निश्चित रूप से 21वीं सदी के भारत में को समझने के लिए, उसके समक्ष चुनौतियों को परखने के लिए थियोडोर एडोर्नो ने जो नए सिरे से जो थ्योरी बताई है वो भारत के संबंध में प्रासंगिक है, क्योंकि इन्हीं कारणों से या इन्हीं फूहड़ कलाओं को बेचने के कारण आज हमारी भारतीय संस्कृति से बहुत सारी संस्कृति, जैसे छत्तीसगढ़ से पंडवानी, महाराष्ट्र से तमाशा, और न जाने कितने आल्हा उदल जैसे नृत्य संगीत आज हमारे भारत से लुप्त होते जा रहे हैं, और फूहड़ नृत्य, कलाएं, संगीत आज जन संचार के माध्यमों से क्या होती जा रही है? बिक रही है, बाजार में बिक रही है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति का पतन हो गया है। आम जन की जो संस्कृति है वो निरंतर क्या हो रही है? वो घट रही है। तो निश्चित रूप से एडोर्नो का जो यह सिद्धांत है वह भारत के संबंध में, भारत को समझने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रासंगिक नजर आता है।